नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। कल तारीख थी 6 दिसंबर और आज तारीख है। बाबा रामदेव समेत तमाम बड़े संतों ने बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद का विरोध किया, साथ ही हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई। उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। गीता ही धर्मो गीता ही कर्मो, गीता में ही सब कुछ है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे मूकं करति वाचलम वंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। पश्चिम बंगाल में सनातन का शंखवाद। हिंदू राष्ट्र बनाम बाबरी, 2026 से पहले रणभेरी। रामदेव और बागेश्वर, गूंजे गीता पाठ के स्वर। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज भगवा में नजर आया। ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। सार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को। ब्रिगेड ग्राउंड में कई राज्यों से आए साधु संतों और करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गीता पाठ के आयोजन में हिस्सा लिया। ब्रिगेड ग्राउंड में 3 भव्य मंच बनाए गए थे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गीता पाठ कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी ऋतंभरा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन ना हो। दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानी चाहे वो किसी धर्मस्थल पर हो, चाहे वो किसी गली मोहल्ला में हो या किसी शहर का नाम हो, जितने भी विदेशी क्रूर आक्रांता आए उनको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें भी बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई। उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। जिनकी भारत और भारतीयता में निष्ठा नहीं है, ऐसे लोग जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए, वो कहीं बाबर को महिमा मंडित करते हैं, वह इस देश में नहीं चलेगा। जो बाबर के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। इस दौरान साधु संतों ने साफ किया कि भारत में सनातन क्यों जरूरी है, और सनातन का मकसद सर्वधर्म संभाव का है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने का। गीता ही धर्मो गीता ही कर्मो, गीता में ही सब कुछ है। जैसे शरीर में सब कुछ है, गीता में भी सब कुछ है। गीता पढ़ो तो शांति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। माँ ओम नमो नारायण। आज 5 लाख घंटे गीता पाठ है। वो 2 से 2,500 मुनि गीता महाराज जी है ना, महाराज लोग गीता पाठ करेंगे। इसके साथ लक्ष भक्त और सूक्ष्म में जब महात्मा गणता है वो अंतर्दृष्टि तो देखता है, वो सूक्ष्म में महात्मा जोगी महात्मा उस भी यहाँ पर गीता पाठ करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद का वाणी देगा सबको। और एक तो बताओ, आज जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी, उसने भी एक गीता पुस्तक रशिया को प्रेसिडेंट को दिया था उपहार स्वरूप। और कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। मंच पर जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो उनका संतों ने जोरदार अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। जोश और आस्था का सैलाब देखकर ऐसा लगा
जैसे कोलकाता में महाकुंभ मेला लगा हो। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी गीता पाठ करने के लिए मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोग गीता पाठ कर रहे हैं, इससे देश को गर्व होता है। ये विश्वास और फिर रीइंफोर्समेंट होता है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नए पीढ़ियों के लोग गीता चांटिंग करना है तो इट ब्रिंग्स अ नेशन प्राउड। जाहिर है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के 24 घंटे बाद साधु संतों के इतने बड़े आयोजन के अलग मायने हैं, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। कोलकाता से मनोज्ञ लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद की नींव के नाम पर हुमायूं कबीर ने 2026 की सियासत की बुनियाद तैयार कर ली है। 6 दिसंबर के बाद अब बंगाल की सियासत में 22 दिसंबर की तारीख सुर्खियों में है, क्योंकि हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। इससे पहले ही हुमायूं कबीर ने यह ऐलान भी कर दिया कि बंगाल चुनाव में ओवैसी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। जाहिर है मुस्लिम वोट पर हुमायूं और ओवैसी का टारगेट है, लिहाजा अब लड़ाई 70-30 की होने जा रही है। यानी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट पर ओवैसी और हुमायूं लगातार डबल अटैक करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए कि कैसे बंगाल की सियासत बदल रही है। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हुमायूं कबीर का ऐलान, बंगाल में नया घमासान। ओवैसी के साथ चले हुमायूं, बना नया सियासी चक्रव्यूह। बंगाल में टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर के एक ऐलान ने सियासी पारा हाई कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास करने के कुछ ही घंटे बाद हुमायूं ने नई पार्टी बनाने की बड़ी घोषणा कर दी, जिससे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाने जा रहे हैं और अगले चुनावों में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और दोनों दल आने वाले चुनावों में साथ मिलकर लड़ेंगे। नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट देके उनको पीछे हटने का करेगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है वैसी से बात हुआ। ये क्या नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 35% बताई जाती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर का यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले से ही सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। और हुमायूं कबीर ने भी सीएम ममता और टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं दावा कर रहे हैं कि अगले चुनावों में ममता बनर्जी सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो गया है।
तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। बंगाल में जारी बाबरी विवाद के बीच ओवैसी पहले ही हुमायूं कबीर की तरह इस मामले को अलग रंग दे चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दे चुके हैं। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद का शोर उठा तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद के लिए दान देने की होड़ मच गई। सुबह से ही सैकड़ों लोग मस्जिद स्थल पर ईंटें दान करने पहुंच गए। ये जो जमीन है, यहाँ पर हजारों के तादाद पर लोग मौजूद हो रहे हैं। हुमायूं कबीर के समर्थन में जिस तरीके से शनिवार लाखों के तादाद पर लोग आए थे, उसके कई गुना ज्यादा लोग जो ईंटा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग माथे पर ईंटा लिए पहुंच रहे हैं, कुछ दूर दहात से यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ट्रैक्टर या फिर लॉरी के जरिए यहाँ पर, ट्रक के जरिए यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। मदर्स बोलते हैं सर ये जो ईंट ले आए हम 300, बाद में जो और भी कुछ लाएगा तो हम दे सकते हैं। ये नवाब का देश है, ये रजा के देश है, ये रजा से देश से मुर्शिदाबाद से ये बाबरी मस्जिद होना चाहिए। इतना ही नहीं, दान देने पहुंचे लोगों ने दावा किया कि प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में योगदान देना अयोध्या में हुई गलती को ठीक करने का एक प्रयास है। उन लोगों का दावा है कि हुमायूं को टीएमसी से निकाले जाने का असर अगले चुनावों में दिखेगा। इस तरीके से अब हुमायूं कबीर राजनीति भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपना पार्टी बनाएंगे, वो मीम के साथ जुड़ेंगे। हुमायूं कबीर से पार्टी से जो निकल दिया ना, वो निकल दे से कोई दिक्कत नहीं मेरे, फिर से नया पार्टी हमको बनाएंगे। 22 तारीख को हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग जिस पार्टी से हुमायूं कबीर साहब चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनका साथ है। और जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी जो है तुष्टिकरण का राजनीति किया है, उसने मुस्लिम के साथ खिलवाड़ किया है। सारा पश्चिम बंगाल सब मुस्लिम के साथ उन लोग बहुत गलत काम किया है। कहीं इसके पीछे एक राजनीति जो है वो राजनीतिक आकलन भी वो स्पष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं दबाव तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल पार्टी से जो है नाता वो तोड़ने का फैसला लिया है और हुमायूं कबीर का कहना है कि 22 तारीख अपना नए पार्टी का नींव वो रखेंगे और एक बड़ा ऐलान के अब मीम के साथ जुड़ने जा रहा है हुमायूं कबीर की पार्टी। यानी आने वाले समय में मालदा मुर्शिदाबाद की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एक तरफ ओवैसी और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में शिलान्यास, हुमायूं और ओवैसी के एक ही पिच पर आने को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। केंद्र राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार ने टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर पर जोरदार निशाना साधा है। मजुमदार ने कहा कि बंगाल में कोई भी मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान करना और उन्हें भड़काने की कोशिश लगती है। हिंदू समुदाय इसका उचित जवाब देगा। जो कौन से पार्टी ज्वाइन करेंगे इससे हमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको अगर मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपने नाम से हुमायूं कबीर मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे तो इसका विरोध होगा। साफ है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी और फिर ओवैसी के साथ हुमायूं के गठबंधन ने एक नया सियासी मोर्चा खोल दिया है, जिससे ममता बनर्जी को लड़ना पड़ेगा। पहले से ही बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही थी और अब उनके घर से ही निकले हुमायूं ममता की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आखिर देश में कितनी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और मुर्शिदाबाद के बाद अब हैदराबाद में भी
बाबरी मस्जिद के नाम पर कई संस्थानों के बनाने का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ तो यह ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ बाबरी के नाम पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में बाबरी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। कोई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे टीएमसी की साजिश बता रहा है तो कोई इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है। बंगाल में चुनाव, बाबरी पर तनाव। दो 2026 का एजेंडा, बाबरी वाला झंडा। मस्जिद बहाना, वोट बैंक निशाना। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर पूरे बंगाल में सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले सियासी चैप्टर का बाबरी फैक्टर खुल गया है। पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है। बीजेपी मस्जिद का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध ही होगा और अंत भी होगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हो। या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। सियासी बयानबाजी इतनी ही नहीं है, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले में हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी साजिश पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि टीएमसी नेता सायोनी घोष इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। आप जो है वो उस पे जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो जख्म भर चुके हैं उसको आप जो है वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक टीएमसी की स्थिति है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी स्थिति यह है कि चोर से कहते हैं चोरी करो और पब्लिक से कहते हैं जागते रहो। अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। सियासी बयानबाजी से इतर अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। इनकी मैं ऐसी तैसी कर दे रहा हूं और इस तरह से अगर कोई भी हरकत करेगा इस भारत की पावन धरा पर तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हुमायूं कबीर है जिसने विदेशी आक्रांता, देश का गद्दार, लुटेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था। संत समाज ही नहीं, हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों की तरफ से बाबरी की नींव रखे जाने का विरोध खुद मुस्लिम समाज में होने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर के इस कदम को देश में फसाद की साजिश करार दिया। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं ये कोई भी मस्जिद अगर वो जायज जगह पे है और उस पे
उसका नक्शा पास है, उस पे इबादत करने वाले वहाँ लोग हैं, वो बना रहे हैं, मस्जिद बन सकती। पर जो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। इधर बंगाल में बाबरी का विवाद अभी थमा नहीं है, तो वहीं ग्रेटर हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्बन ने बाबरी मस्जिद, मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। जाहिर है जहां एक तरफ ये मुद्दा पूरे देश के विवाद की वजह बन रहा है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी सियासी चुनौती बनता जा रहा है। संकेतों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2026 की सियासी बिसात में बाबरी मस्जिद की नींव का ये पूरा विवाद अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे बाबरी विवाद फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है, वैसे ही घुसपैठियों पर कार्रवाई भी यूपी में सीएम योगी ने प्रशासन को क्लियर कट आदेश दिया है कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए, और उसी का नतीजा है कि 75 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। खुद डीएम और एसपी ने ऑपरेशन घुसपैठिया की कमान संभाल ली है। हालात यह है कि जांच के लिए पहुंच रही टीम से पहले घुसपैठियों ने अपने ठिकाने छोड़ दिए हैं और वहां से वो फरार भी हो रहे हैं। योगी का ऑर्डर, घुसपैठियों में भगदड़। पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन, कागज नहीं तो डिटेंशन। यूपी में एक्शन जोरदार, शहर शहर घुसपैठिए फरार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तैयारी के साथ सबसे बड़े एक्शन को लॉन्च कर चुके हैं। सीएम योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ जो प्लान लागू किया है, उससे योगी के इरादे और मकसद साफ हो गए हैं। प्रशासन के अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया है कि प्रदेश में रह रहे एक भी घुसपैठिए को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी के इस फरमान के बाद पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई फुल स्पीड के साथ शुरू हो गई है। इसके लिए बकायदा एक एक घुसपैठिए की पहचान के लिए मेगा ड्राइव जारी है। योगी के एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों को भी खासी जिम्मेदारी दी गई, ताकि यूपी को घुसपैठिया मुक्त किया जा सके। घुसपैठे यहाँ की नागरिकता लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की डेमोक्रेसी को बाधित करना चाहते हैं आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कड़ाई के साथ ऐसे सब लोग चेतावनी देने का काम किया है कि किसी भी घुसपैठे को यहाँ पर वोट न बन जाए। ऐसे घुसपैठे को चिन्हित करके और उन सबको प्रदेश से बाहर करने का काम करें। इधर लखनऊ में प्रशासनिक अमले के साथ खुद मेयर सुषमा खरकवाल ग्राउंड जीरो पर एक्शन में नजर आ रही हैं। उन तमाम इलाकों में पड़ताल की जा रही है जहां घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है। मेयर सुषमा पूरे लाव लश्कर के साथ छानबीन के लिए उन बस्तियों में पहुंची जहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। जैसे ही महापौर का काफिला झुग्गी झोपड़ियों के पास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कागज दिखाने के डर से कई घुसपैठिए भाग खड़े हुए। नगर निगम में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं, और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100-100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और
लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पर दिया है कनेक्शन। अब आपको बरेली में जारी ऑपरेशन घुसपैठिए की तस्वीर भी दिखाते हैं। बरेली में भी सीएम योगी के ऑर्डर के बाद प्रशासन की टीम घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, दस्तावेज की जांच हो रही है और घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी हो रही है। और इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बुलडोजर सम्राट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में सुशासन की स्थापना के लिए अब जो एक्शन प्लान लागू हुआ है वो योगी मॉडल पर मुहर लगाने के लिए काफी है। एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ अपराधियों की क्राइम कुंडली भी तैयार हो चुकी है। ये पूरा एक्शन प्लान डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी की देखरेख में लागू हो रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने दावे और इरादे साफ कर दिए हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए वो रुकने वाले नहीं है। क्या है सम्राट चौधरी का अगला सुशासन फॉर्मूला, देखिए इस खास। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है, ये नया बिहार बा, यहाँ बुलडोजरों बा, ता एनकाउंटरों बा। कहने को तो भोजपुरी में ये लाइनें बड़ी फिल्मी लगती है, किसी भोजपुरी फिल्म का डायलॉग भी लग सकती है, लेकिन इन दिनों नए बिहार की नई तस्वीर और नई तासीर कुछ ऐसी ही है। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो नीतीश कुमार बदले, ना ही सम्राट चौधरी बदले और ना ही विजय सिन्हा बदले। पूरी की पूरी सरकार ज्यों की त्यों वापस लौट आई और वो भी बम्पर सीटों के साथ। जाहिर है नई सरकार के गठन के बाद सबसे ज्यादा कसौटी पर कोई है तो वो हैं नीतीश कुमार और उनके सहयोगी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी के कंधों पर आया। ये पहली दफा था जब नीतीश कुमार ने ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी को सौंपा और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार का गृह मंत्री भी बनाया। यही वो सौगंध थी जिसने बिहार में सुशासन की स्थापना के लिए एक्शन प्लान का मूल मंत्र शुरू किया, जिसका नतीजा सामने है। बिहार के हर शहर में तूफानी अंदाज में एक्शन प्लान लागू हो चुका है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बिहार पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने अपने एक्शन प्लान को ठीक उसी अंदाज में लागू किया जैसा 2017 में सीएम योगी ने लागू किया था। इसके लिए सीएम योगी ने एक जिले के अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस महकमे के आला अफसरों के साथ बैठकें की और अपने इरादे साफ कर दिए। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिएगा।
और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने बिल्कुल ऐसा ही भरोसा बिहार के लोगों को दिलाया था और ये भी साफ कर दिया था कि सुशासन की सरकार के लौटने के साथ ही बिहार में माफिया का सफाया होगा। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है, इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है, अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बिहार में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे आम लोगों में खुशी है। खास तौर से महिलाओं का कहना है कि अब बिहार बदल रहा है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जिस काम के लिए उन्होंने वोट किया था वो देखने को मिल रहा है। बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। यहाँ हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग और मर्डर जैसी हत्याएं बहुत अपराध हो रही हैं। इस कारण यूपी स्टाइल में, योगी मॉडल में यहाँ भी इलाज होना बहुत जरूरी है। बिहार में हत्या, लूटपाट, छेड़खानी की घटना बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, जिस वजह से महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए यहाँ बिहार में भी योगी स्टाइल में इनकाउंटर होना बहुत ही जरूरी है। भले ही जनता बुलडोजर एक्शन और अपराधियों पर कार्रवाई की सराहना कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। यह नियम है कि किसी का भी आशियाना जब आप उजाड़ते हैं, खास तौर पे जो भूमिहीन हैं, इनके पास एक कट्ठा एक धुर जमीन भी बाहर रहने को नहीं है, काम कारोबार के लिए नहीं है, तो उनकी अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो यह काम नियम संवत है नहीं। लेकिन हम यह मानते ही हैं कि यह सरकार जो बनी है वह नियमों को ताक पे रख के बनी है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से कानून का इकबाल बुलंद होता है और आम लोगों का सरकार के प्रति भरोसा। सुप्रीम कोर्ट 13/11/24 को डायरेक्शन दी है पूरे देश के सभी स्टेट को, पदाधिकारियों को, कि बुलडोजर के नाम पर किसी भी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। डिमोलिश करने के पहले उनको कम से कम 15 दिन नोटिस दीजिए, उनको सुनने का मौका दीजिए और एक अपील करने का भी मौका दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी है, लेकिन जहां पब्लिक प्लेसेस का आम जनता को दिक्कत हो रहा है तो वहां आप डिमोलिश कर सकते हैं। बिहार की महिलाओं ने ये भी दलील दी है कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार जब माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है तो फिर बिहार में ऐसा काम हो रहा है तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी होती है, निकलते हैं तो एकदम ट्रैफिक यहाँ रहती है, लेकिन अब होना चाहिए। जिस तरह से लगातार बुलडोजर चल रही है तो काफी आप लोगों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हाँ, मिलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है हम लोग को। यहाँ पे क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीति है, उसके तहत कार्रवाई होगी। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये साफ कह दिया है कि जितने भी बदमाश हैं या तो बिहार छोड़ के चले जाए, नहीं तो गया में उनका पिंडदान होगा। यहाँ जो है सो हत्याएं, लूट, छिनतई की घटना सरेआम हो रही है, इसलिए बिहार में भी जो है सो योगी के स्टाइल में जो है सो अपराधियों को सजा दिलाना अति ही आवश्यक है। बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले एक के बाद एक व्यापारियों की हत्याओं का दौर शुरू हुआ था। खासतौर से गोपाल खेमका हत्याकांड ने नीतीश कुमार की सरकार पर सवालिया निशान भी लगाया था। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद बिहार में अब जो एक्शन प्लान चल रहा है वो समझाने के लिए काफी साबित हो रहा है कि नई सरकार लोगों के भरोसे को जीतने के लिए फुल एक्शन मोड में है। स्कूलों और कॉलेजों के पास विशेष रूप से पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी ताकि बहन बेटियों को छेड़खानी जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के नए गृह मंत्री का साफ संदेश था, मनचलों को आइडेंटिफाई करो, पकड़ो
और सजा दिलाओ। इससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही फॉर्मूला सीएम योगी ने लागू किया था। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की थी। ये टीम भी यूपी के पुलिस वालों से ही बनाई गई थी, लिहाजा उनके एक्शन भी एनकाउंटर जैसे देखे जाने लगे। अगर यूपी वाला जो भी फंडा है, जो भी योगी जी का कदम है, वैसे अगर यहाँ पे भी इनकाउंटर होने लगा तो निश्चित रूप से ये है कि खौफ जो है अपराधियों के द्वारा जो बनाया गया है वो खत्म होगा। बहुत स्वागत योग्य है भाई। हम लोग को अपार खुशी हो रही है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही इतना अच्छा काम शुरू हो गया। लगता है, उम्मीद करते हैं कि अब जाम से निजात पड़ जाएगा। बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत में जब सम्राट चौधरी के नाम के साथ बुलडोजर जोड़ने पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो सम्राट चौधरी ने अपना एजेंडा और मकसद साफ कर दिया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहिए। योगी मॉडल के तहत ही बिहार में भी अपराधियों के घरों और दूसरे ठिकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब तक ऐसे 400 माफिया संभावित लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। सिर्फ अदालती आदेश का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो ना माफिया बचेगा, ना माफिया को शरण देने वाले। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। जाहिर है ये समझना मुश्किल हो सकता है कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करना सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए खुद को साबित करने का मौका है या बीजेपी के लिए एक टास्क है। लेकिन ये तो साफ है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली विरासत संभालने के लिए सम्राट चौधरी के सामने ये बेहतरीन मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सवाल इंडिया का में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी।